नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल शानदार होंगे और तैयारी आप लोग की चल ही रही होगी। मेरे द्वारा इसी चैनल पर आपको 50 क्वेश्चन का सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है। क्वेश्चंस जो कराए जा रहे हैं वह बिल्कुल एग्ज़ाम के पैरेलल है। जो 1275 में जैसा प्रश्न बना है, आप चाहे तो देख सकते हैं, उन प्रश्नों को मैच कराएं। बिल्कुल उसके पैरेलल समानांतर के प्रश्न मैं आपको ला करके उपलब्ध करा रहा हूं। मैक्सिमम प्रश्न जो हैं वह एनसीईआरटी से हैं, तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप एनसीईआरटी भी एक तरह से कवर कर ले रहे हैं, है ना। देखिए, एग्ज़ाम आप देते हैं तो आप ये पाते हैं कि एनसीईआरटी का बहुत ही योगदान हो जाता है उसमें। बहुत सारे प्रश्न एनसीईआरटी के आपको दिख जाते हैं, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को चूज करता हूं। और चलिए, इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि 5 वीडियो आपको मैं उपलब्ध करा चुका हूं। जी हाँ, इससे पहले मैं 5 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यह जो है वो 6वां वीडियो है। यह कौन सा है? 6वां है। उनको देख लीजिएगा। वैसे मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज करके, उसमें आपको 1 से लेकर के सब आपको मिल जाएगा जितना। और हाँ, एक बात मैं और कह दूं कि पीडीएफ की बात रही कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पीडीएफ में जैसे मैं आंसर को कलर कर दे रहा था, तो बच्चों ने कहा कि आंसर मत कलर करिए। तो चलिए, मैं फिर से जो पीडीएफ नंबर 1 है, 1 से लेकर के जितने पीडीएफ तैयार हैं सबको आंसर जो है वो मैं अलग कर दूंगा, और जो ऑप्शन कलर्ड है उसको मैं पहले जैसा कर दूंगा, जैसे इसमें अभी आपको दिख रहा होगा ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप जब रिवीजन करें तो उसको अच्छे से कर ले जाएं, कहीं से कोई समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, देखिए बहुत मज़ेदार प्रश्न है। अक्सर ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। कह रहा है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या क्या कहलाता है भाई? अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि आप ऑप्शन को ना पढ़ा करिए, डायरेक्ट आप जो है वो आंसर बताइए, क्योंकि समय ऐसे में ज़्यादा लग जा रहा है ना। तो चलिए, अब वैसे ऑप्शन पढ़ने से बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 7 मिनट का अंतर पड़ेगा, है ना। बाकी आपकी मर्जी। द्रव्यमान संख्या कहलाता है, 4 ऑप्शन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का योग, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान का योग। तो द्रव्यमान संख्या होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या जो है वह निकल जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरा। सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा। इनमें से किसने वर्ष 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया? एक चीज मैं बताऊं आप लोग को, आप लोग जब क्वेश्चन बड़ा देखते हैं तो घबरा जाते हैं, है ना, घबराने लगते हैं कि अरे इतना बड़ा बनेगा कि तो नहीं बनेगा। प्रश्न ये सब यहाँ इतना फालतू है इसमें। ये प्रश्न केवल ये भी मिल जाता तो आप कर लेते कि जीव द्रव्य का नाम दिया, किसने दिया? 4 ऑप्शन है, स्लाइडेनस्वान, पुरकिंजे, लिवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, है ना। ये तो आपको ऐसे उलझाने के लिए दिया जाता है ताकि आप उलझें और समय अपना गवाएं। तो राइट जो आंसर है वह है पुरकिंजे। हर सेट की भांति इसमें भी आप लोग अपना कमेंट करिएगा, मैं कमेंट आप लोग के पढ़ते रहता हूँ। बहुत सारे बच्चे 45, किसी ने 47, किसी ने 40, किसी ने 30 लाया है। तो एक चीज मैं बता दूं, जो भी 30 वाले हैं तो उनको थोड़ा सा मेहनत करना होगा अभी, क्योंकि 30 तो पर्याप्त तो नहीं है। और जो 40-45 वाले हैं वो इसी रेस में बने रहें, बहुत ही अच्छा है उनका, शानदार है। इस बार स्टार आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है आपका। चलिए, तीसरा आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पर। पादप कोशिका, है ना, पादप कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? पादप में, यानी कि प्लांट जो सेल होता है, प्लांट का जो सेल वाल है ना, प्लांट में जो सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति होती है वह है बनी होती है किसकी? काइटिन की, सेलुलोज की, पेप्टाइडोग्लाइकन की, या इनमें से कोई नहीं। तो प्लांट में जो सेल वाल है वह बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी? सेलुलोज आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सेलुलोज। पादप की कोशिका भित्ति जो है वह सेलुलोज की बनी होती है। बहुत ही सरल प्रश्न था, याद कर लीजिए। चलिए, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है कहलाता है। वह जीव, ऐसा जीव बताइए जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है ना, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उनको कहा जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, केंद्र विहीन जीव या केंद्रक युक्त जीव, है ना। तो जिसमें केंद्रक नहीं होता है, झिल्ली, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोटिक, मतलब कि झिल्ली से पहले, प्रोकैरियोटिक मतलब झिल्ली से पहले ही वह जीव बन गया है, यानी कि झिल्ली उसमें नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको समझ लेना है। चलिए, यह प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा भी गया है, इसी से मिलता जुलता। दूरी समय का जो ग्राफ है वह क्या दर्शा रहा है? वही प्रश्न पूछ रहा है। दूरी समय का ग्राफ जो प्रयोग करते हैं वो किसको ज्ञात करने के लिए करते हैं? चाल, त्वरण, विभवांतर या दूरी। तो दूरी समय का जो ग्राफ है वह चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता भी है। आप सामान्यतः दिमाग लगाएंगे तो इसको आंसर कर लेंगे। तो चाल ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 6वां नंबर सवाल, बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है ना। यह गति के किस नियम से ज्ञात होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कह रहा है कि बल जो है, समझिएगा इसको, ये जानते हैं आप, बट यहाँ क्वेश्चन को घुमाया है। बल जो है यह द्रव्यमान और त्वरण, है ना, का गुणनफल है। तो बल को आप फोर्स लिख देंगे, फोर्स बराबर एम ए, है ना, होता है ना, एफ बराबर एम ए। यह किस नियम के अनुसार है? अकॉर्डिंग टू, देखिए दूसरा नियम जो है न्यूटन सेकंड लॉ, वही ये फोर्स बराबर एम ए बतलाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, बस ऐसे प्रश्न को घुमाता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं ना। तो प्रश्नों को समझा करिए अच्छे से, दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर भी कर दूंगा, जैसे प्रश्न एग्जाम में आपको फंसाता है ना, आप फंसा नहीं पाएगा। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। इनमें से कौन सा वैज्ञानिक, इनमें से, है ना, नहाने के टब में घुसने पर पानी बाहर गिरते देख यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागने लगा? जैसे ये टब है ना, ये टब है, इसमें पानी भरा है। अब इसमें वो वैज्ञानिक आया और इसमें घुस गया, तो भाई घुसा तो पानी ऊपर से इसमें नीचे गिरने लगा, तो ये गिरा पानी, तो ये वैज्ञानिक जो है वह यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए इसमें से भागा। और यहीं से एक प्रश्न बन गया। क्या बन गया कि कौन सा वैज्ञानिक है जो यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए भागा था? तो वह वैज्ञानिक था आर्किमिडीज। आप जानते हैं कि तैरने का जो नियम है वह आर्किमिडीज नहीं दिया था, तो पानी में घुस रहा है तो समझिए कि तैरने से ही रिलेटेड है, आप आसानी पूर्वक इसको बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इनमें से किसे भभकता द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है? आप देखते होंगे सिनेमा वगैरह में कि दिखाता है, कोई ऐसा दिखाएगा, द्रव्य दिखाएगा जो एकदम भभकते रहेगा, पूरा धुआं हुआ निकलते रहेगा लैब में, है ना। आप देखिए सीआईडी वगैरह, तो यही पूछ रहा है कि किसे भभकता द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एक्वा रेजिया या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 4 ऑप्शन है। आप जान लीजिए कि भभकता द्रव्य में एक्वा रेजिया शामिल है। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। 3 भाग आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, और 1 भाग आपका जो ये नाइट्रिक अम्ल है यह होता है, यानी कि 3:1 में होता है। तो बढ़िया प्रश्न है, एक्वा रेजिया। इसको ये इसमें जानते हैं, इसमें गलाया जाता है क्या? सोना वोना गलाया जाता है इसमें, है ना, एक्वा रेजिया में ये गलाने का काम करता है, बहुत तगड़ा तैयार होता है। चलिए आते हैं 9वें प्रश्न। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 4, 5, 6 या 3? तो कार्बन की जो परमाणु संख्या है वह कितनी होती है? तो वह 6 होती है। कितनी होती है? 6। 9वें नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, 8 डिग्री चैनल स्थित है। 10वां प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल स्थित है लक्षद्वीप में निकाय, मालदीव में निकाय, अंडमान निकोबार, सुमात्रा एवं निकोबार। तो 8 डिग्री जो है ना, यह मालदीव, है ना, और मिनिकॉय, ठीक, मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। कैसे याद करेंगे, जरा एक बार प्रयास मैं करता हूं याद कराने का। तो मालदीव में आप एम को ऐसे लिख दीजिए, ठीक,
और मिनी काय में भी एम है तो इसको उलट दीजिए। अब देखिए ये 8 बन गया कि नहीं? अगर आप इसको घुमाएंगे तो ये 8 जैसा आपको लगने लगा होगा। दोनों, एक मालदीव था, देखिए कैसे बनाया था मैं, एक मालदीव था एम और दूसरा मिनी काय था, तो मिनी काय को हमने एम को उलट दिया है ना। अब ये देखिए 8 जैसा बन गया, ऐसे ऐसे बन गया 8, ऐसे नहीं बन गया है। तो ये ऐसे करके आप याद कर सकते हैं मालदीव और मिनी काय। चलिए आगे चलते हैं, बढ़िया प्रश्न है। चिकन नेक है ना, मुर्गा का गर्दन कह लीजिए, चिकन नेक भारत का भाग है, यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत का जब आप नक्शा देखते हैं तो यहाँ से जो देखते हैं कि जो ये पूर्वोत्तर भारत है और ये जो पतील सा बना हुआ है सिलीगुड़ी गलियारा ये वाला है ना, इसी को चिकन नेक कहते हैं। तो कह रहा है कि किन दो देशों के बीच, तो जान ही गए आप कि इधर जो है वह बांग्लादेश है और ऊपरे में ये नेपाल है, तो जान गए ना बहुत ही आसानी से। तो देखिए बांग्लादेश और नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा समझ गए आप। चलिए 12वां प्रश्न, देखिए ऐसे प्रश्न बिहार दरोगा में एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रश्न नया नया लाते रहता है, आप लोग जानते हैं। तो एक प्रश्न बहुत बढ़िया बन सकता है कि इनमें से किस राज्य में जिलों की जो संख्या है वह बिहार के बराबर है। अब आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिला है ना, तो अब ये ही जानना चाह रहा है कि इनमें से किस में 38 जिला है ना, कौन से राज्य में? तो जान लीजिए कि तमिलनाडु जो है वहाँ पे 38 जिला ही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तमिलनाडु और बिहार दोनों में 38 जिले हैं। बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए 13वां प्रश्न और भी खूबसूरत, 12वां तो था ही खूबसूरत, 13वां और भी खूबसूरत है। आप लोग जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको मतलब बहुत आनंद आएगा और लगेगा कि हाँ सही प्रश्न को हम जान रहे हैं। इनमें से किस देश में हिमालय का विस्तार नहीं है? 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, जिसमें एक भारत है, दूसरा भूटान है, तीसरा बांग्लादेश है और चौथा पाकिस्तान है ना। तो जो हिमालय का विस्तार नहीं है वह आपके बांग्लादेश ना, बांग्लादेश में हिमालय का विस्तार नहीं, क्योंकि भारत का जब आप नक्शा देखते हैं तो बांग्लादेश ये नीचे आ गया है और इधर हिमालय नहीं है, हिमालय इधर ऐसे ऐसे गुजरा है ना, हिमालय जो है वो ऐसे ऐसे गुजरा है, बांग्लादेश में नहीं आया है। पाकिस्तान में थोड़ा सा लटक गया है, पाकिस्तान में लटका है, भूटान में तो जान ही रहे हैं, पाकिस्तान में देख लिए, भारत में तो है ही, सबसे ज़्यादा भाग भारत में है। तो बांग्लादेश में जो है वह नहीं नहीं है, हाँ सही। चलिए 14वां नंबर, किसे भारत के रूर प्रदेश के रूप में भी जानते हैं? भारत का रूर किसे कहते हैं जानते हैं आप? तो भारत का रूर छोटा नागपुर, कैसा नागपुर? छोटा नागपुर पठार को ही भारत का रूर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न, याद कर लीजिएगा ना, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दर्रा से प्रश्न बिहार दरोगा में आता है। नाथुला दर्रा सिक्किम में, नाथुला दर्रा कहाँ में? सिक्किम में। बहुत ही इजी प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं। 16वां नंबर, विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। देखिए जो 5 प्रयाग है ना, ये पांचों प्रयाग को आप याद कर लीजिएगा, लगभग मैं सारे वीडियो में एक एक प्रयाग आपको करा रहा हूं, तो ये पांचों प्रयाग महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। तो विष्णु प्रयाग जो है वह कहाँ में है? ऑप्शन अलकनंदा, पिंडार, धौली गंगा, विष्णु गंगा, अलकनंदा भागीरथी, पिंडार और विष्णु गंगा के मिश्रण, कहाँ में है भैया? तो जो विष्णु प्रयाग है ना वह है विष्णु गंगा और धौली गंगा, ये दोनों मिलकर के और विष्णु प्रयाग का निर्माण करता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 17वां नंबर प्रश्न फंसाऊ प्रश्न है, अगर इसको अच्छे से ना समझा जाए तो यहाँ बच्चे फंसेंगे। बिहार जलप्रपात किस राज्य में है? राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? अब जो नहीं जानता है वो बिहार तो बिहार, लेकिन बिहार जलप्रपात बिहार में नहीं है, वह है कहाँ में? राजस्थान में। अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, 18वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रस्तावना में वर्णित न्याय है ना, जिसमें 3 प्रकार का आएगा न्याय आपका, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है, तो ये भी याद कर लीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और इसी सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक, SAR आप याद कर लीजिएगा, याद रहेगा, है ना। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि प्रस्तावना में वर्णित न्याय का सही क्रम कौन है। पहले आर्थिक दे देगा, फिर राजनीतिक दे देगा, तो आपको याद रखना है सार, 3 गो है, सार याद रखिएगा। अब ये प्रश्न ये है कि ये जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, इसका आदर्श कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो जो राइट आंसर है ना वो है सोवियत संघ, है ना, पूर्व सोवियत संघ, जिसे आप रूस के नाम से जान रहे हैं वर्तमान में। तो इसका भी ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलें। चलिए 19 नंबर प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप कब पेश किया था। देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, ये सारे प्रश्न जो है ना रट लीजिए भाई साहब, रट लीजिए। अंबेडकर जी की बात है कि कब इन्होंने अंतिम प्रारूप पेश किया था संविधान का। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा, लेकिन जो राइट आंसर है वह हो जाएगा 4 नवंबर 1948, यानी कि इसका भी जो ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। चलिए आगे चलिए देखिए 20वां सवाल क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक विचार हुआ था। जो प्रारूप अभी उन्होंने अंतिम प्रारूप जो 4 नवंबर 1948 को दाखिल किया, उस पर कितना दिन विचार हुआ था, कै दिन उस पर बहस हुआ, कै दिन, कितने दिन। 4 ऑप्शन है, तो जान लीजिए 100 कितना 14 दिन। जी हाँ, 111 नहीं, 114 दिन। हाँ 114 दिन बहस हुआ है, याद रखना है। चलिए ये बढ़िया प्रश्न है, इसमें आप फंस जाएंगे, पक्का फंस जाएंगे। इनमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद अंबेडकर जी, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह। कौन नहीं थे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद जो थे ना वो नहीं थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, याद कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद किस समिति के सदस्य थे, ये जरा कमेंट करिए आप लोग। चलिए इजी प्रश्न आ गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर अनुच्छेद 61 के तहत उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना। लोकसभा, राज्यसभा किसी से भी शुरुआत की जा सकती है और इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत, 61। 60 में क्या है, तो 60 में ये जो शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, उनके शपथ का उल्लेख है 60 में, और 61 में जो है वो उनके महाभियोग का उल्लेख है। तो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिए। इनमें से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है। क्या शानदार प्रश्न है, 17, 18, 19, 20। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत जटिल प्रश्न है ना, तो कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है। समझने की बात है, जरा सा समझिएगा। 17 में है छुआछूत, तो क्या विदेशियों के साथ आप छुआछूत का व्यवहार करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये तो विदेशियों को भी प्राप्त है। 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। अब ये देखिए विदेशियों को क्या ये प्राप्त है, विदेशी भाई वहां क्या आपको उपाधि से मतलब है, उपाधि वो ले या ना ले आपके यहाँ का तो है नहीं, तो ये भी समझिए कि एक तरह से उस पर लागू नहीं होता है कि विदेशियों को ये नहीं आपको दिखाई देगा, वो अपना रखे या ना रखे इससे उसको मतलब नहीं है। 20वां अनुच्छेद क्या है कि अगर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, दोष सिद्धि के संदर्भ में है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अगर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, न्यायालय ले जाते हैं, तो वो अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है इसको प्राप्त। तो विदेशी को भी आप प्राप्त करेंगे तो कानून उसके लिए भी बराबर है। अनुच्छेद 19 कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, भाषण। अब संघ बनाने का, अब ये विदेशी आकर के भारत में संघ बनाएगा तो ये तो उसको नहीं मिलेगा ना अधिकार कि आप आकर के यहाँ संघ बनाएंगे। विदेशी कोई आकर के यहाँ संगठन बनाएगा, यहाँ पर आकर के विदेशी सम्मेलन करेगा, कहीं भी बसने का उसको अधिकार नहीं है ना। जो 19 में वर्णित है 6 अधिकार, देखें आप कि कहीं भी बस जाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, तो ये सारा अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है ना। तो अनुच्छेद 19 उसको प्राप्त नहीं है। देखिए विदेशियों को जो अधिकार नहीं प्राप्त है वो जान लीजिए, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी 17 उसको कोई मतलब नहीं है, छुआछूत आप उसके साथ भी नहीं करेंगे। 18 उपाधियों का अंत है।
भारत में उपाधियों को बैन किया गया है, उसको क्या मतलब है? आपके आपके उपाधि से वो रहेगा, कुछ दिन चला जाएगा, है कि नहीं? तो ये चीज हो गया। 19 आप जान रहे हैं कि 19 में अब कहीं रहने का, कहीं बस जाने का, कहीं व्यापार करने का, कहीं भाषण सम्मेलन करने का ऐसा उसको अधिकार नहीं है। उसके लिए अलग से प्रावधान करके और ये किया जा सकता है, लेकिन संविधान में सामान्यतः ऐसा नहीं है। बीच में आपको बता ही दिया, अपराध से दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। चलिए 24वां प्रश्न, अवसर का अधिकार। देखिए इस प्रश्न में मैक्सिमम बच्चे गलती करेंगे और कुछ बच्चे तो कहेंगे ये प्रश्न ही गलती है ना? ऐसे भी कमेंट करेंगे। देखिएगा, अवसर का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो राइट आंसर है वह होगा 21। आप कहेंगे कि हैं अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में नहीं है? 16 में है ना? 16 में अवसर की समानता है। मैं तो कह ही रहा हूं कि अवसर में है समानता। ये कह रहा है, देखिए ये भाग रहा है, हाँ ये कह रहा है कि अवसर का अधिकार अनुच्छेद 21 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिप्शन में बताया है, मतलब व्याख्या किया है, उसका कितने भाग हैं उसमें व्याख्या किया है कि क्या क्या 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा। 21 अनुच्छेद में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीने का स्वतंत्रता, है ना? तो जीने के स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको व्याख्या किया है और ये बताया है कि अवसर आपको मिलना चाहिए, सब चीजों का अवसर मिलना चाहिए, यह भी जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 के अधीन ही इसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जैसे निजता का अधिकार को माना है ना? तो याद रखिएगा इसको भी। चलिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बहुत ही माय डियर प्रश्न है ये, हमको तो बहुत प्यारा लगता है ये प्रश्न। इसको जब देखते हैं ना तो मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, अगर इसको पढ़ेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा कि हाँ क्या प्रश्न है। गलत कथन कह रहा है, जरा सा समझिएगा। राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल। 35 से कम रहेगा तो नहीं बनेंगे। राष्ट्रपति की नियुक्ति हेतु उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल भारत का नागरिक रहेगा तभी बनेगा। राष्ट्रपति नियुक्ति हेतु उसे राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो उसके पास, या उसे लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। तो देखिए ध्यान देना है आपको, राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की योग्यता लिखा हुआ है, राज्यसभा की नहीं, क्योंकि राज्यसभा उपराष्ट्रपति है, आप जान ही रहे हैं। तो राष्ट्रपति ये अलग दिख रहा है यहाँ पर, है ना? लोकसभा का योग्यता रखना आवश्यक है उसको। तो गलत कथन जो है वह सी है, राज्यसभा का योग्यता का उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। ओके, नोट किया गया। चलें आगे। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है वह किया जाता है। चलिए 27वां नंबर सवाल, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए 28वां नंबर सवाल, यह प्रश्न को अच्छे से समझना है, गलत होगा यहां भी। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु न्यूनतम आयु ली जाती है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक में न्यूनतम आयु वह 20 ली जाती है। 18 मत समझ लीजिएगा कि 18 वर्ष में एडल्ट हो जाता है आदमी, तो 18 नहीं। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की जब गणना होती है ना तो 20 वर्ष कम से कम आयु लिया जाता है। चलिए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई? कितना शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, और जो नहीं पढ़ेगा वो गलत करेगा, पक्का गलत करेगा। 4 ऑप्शन है, दांते वाला, एडी गोरा वाला, नरसिम्हन समिति और YH मालेगांव समिति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एडी गोरावाला समिति, है ना? भारतीय स्टेट बैंक की संस्तुति इसी के संस्तुति पर, इसी मतलब यही संस्तुति किया था तब हुआ था स्थापना। चलिए, यह प्रश्न बहुत ही शानदार है। भारत में आप लोगों ने कमेंट किया था ना कि इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दीजिए और करंट अफेयर, तो करंट अफेयर भी ऐड है, इकोनॉमिक्स भी ऐड है, सब कुछ ऐड होगा, परेशान मत होइए। 100 प्रश्नों का प्रस्ताव है आप लोगों का, बस धैर्य बनाए रखिए थोड़ा सा, 100 प्रश्न भी मिलेगा आप लोगों को, परेशान ना होइए। भारत में नाबार्ड किन किन बैंकों को पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं करता है? किसे? किन किन नहीं होगा, किन होगा, एक ही है आंसर। तो किसे पुनर्वित्त उपलब्ध नहीं कराता है? तो देखिए,
अनुसूचित बैंक को कराता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कराता है, राज्य भूमि विकास बैंक को कराता है, वो वाणिज्यिक बैंक को नहीं कराता है ना, नाबार्ड। तो ये आप जान लीजिए, ये तीनों को कराता है, वाणिज्यिक बैंक को नहीं कराता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न बहुत ही खूबसूरत। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंजल टैक्स देकर के आप काला को सफेद कर सकते हैं, या मनी लॉन्ड्रिंग से कर सकते हैं, या सीन टैक्स देकर के आप कर सकते हैं, या लॉन्ड्रिंग एक्सचेंज से आप काले धन को सफेद में बदल सकते हैं। तो काला धन को सफेद आप बदलते हैं, उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया प्रश्न है। चलिए, कृषि आयकर भारत में सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया? कृषि आयकर जो है भारत में, तो वह अपने ही बिहार में लगाया गया है। कहाँ? अपने ही बिहार में कृषि आयकर लगाया गया है। चलिए, बढ़िया प्रश्न है। खेल से प्रश्न आता है दरोगा में, आप जानते हैं कि दरोगा में खेल से प्रश्न आता है, तो खेल को भी ऐड करना बहुत ही जरूरी है। इनमें से किसका राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? किस देश का? कोई एक देश है जिसका राष्ट्रीय खेल जो है वो फुटबॉल नहीं है। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए, ब्राजील, रूस, फ्रांस, इनका फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी है, रग्बी फुटबॉल है ना, रग्बी फुटबॉल। तो ये फुटबॉल मत समझ लेना है आपको, रग्बी फुटबॉल है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए 34, धूम्र पर्दे जिसका प्रयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया था। जैसे आप यहां हैं, फंस गए हैं, अब आपको दुश्मन छेक लिया है ना, इधर से। अब आपने देखा कि इधर से है रास्ता, लेकिन अगर हम भागते हैं तो ये मार देगा गोली। तो आप क्या करिएगा, यहां पर धूम्र पर्दा बनाइएगा, धुएं का पर्दा, ऐसा कुछ पटकिएगा कि खाली यहां पर धुआं हो जाए, मरेगा नहीं कोई, धुआं हो जाएगा, धुआं हो जाएगा, ये लोग को दिखेगा नहीं, तब तक आप इधर से दुम दबा के भागेंगे या जान बचाएंगे। देखिए, अगर आपको इतना लोग छेक लिया है, अगर आप ऐसे में भाग रहे हैं, तो वो आपकी कायरता नहीं मानी जाएगी। यहां पर आप नोट करिएगा, अगर आप अकेले हैं, यहां पर आपको 50 व्यक्ति छेके हुए हैं, और आप अगर इधर से भागे हैं, ठीक ना, आप अकेले हैं, 50 आदमी छेके हैं, तो आप यहां पर कायर नहीं हैं। आपने यहां पर अपने बुद्धि का परिचय दिया कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप बुद्धिमान हैं। कायर अब तब कहे जाते जब यहां भी संख्या उतनी है और आप भी उतने ही हैं, और आपको लड़ने से डर लग रहा है, आप धूम्र पर्दा पटक के भाग गए। लेकिन यहां तो आप जान रहे हैं कि ये 50 हैं, हम अकेले जाएंगे तो हम तो मरेंगे, है ना। अब आपके मरने से समझिए कि ये नुकसान है, आपका तो नुकसान है ही, साथ ही ये और इधर बढ़ेंगे। अब आप अगर भाग रहे हैं, अपने खेमे में जा रहे हैं, तो ये तो बताएंगे ना कि हाँ उनकी संख्या 50 है, मैं उनको धोखा दे दिया, चकमा दे दिया। वो आप चकमा दे दिए, आप अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग किए। मैं कहना ये चाह रहा था, आप समझ गए होंगे। तो वह किसका प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम ऑक्साइड का। किसका? टाइटेनियम ऑक्साइड। अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए। चलिए आते हैं आगे। फोटोग्राफी में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, इसमें और एक चीज समझ लीजिए, कायर की परिभाषा मैं और थोड़ा सा बता दूं। जैसे यहां पर 20 शत्रु हैं और आप 5 दोस्त हैं। कितने? 5। आप तो कमजोर हैं ही, लेकिन आप में कर्मठता है, आप कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मारेंगे। 3 आगे बढ़ गए, 2 पीछे भाग गए। तो यहां बुद्धिमानी नहीं है, ये आप अपने दोस्तों को छोड़ के आए हैं, आप कायर हैं, यहां आप कायर हो जाएंगे। या दो ही लोग हैं तो एक बढ़ गया, तो आपको भी बढ़ना है, नहीं तो आप फिर कायर हैं, है ना। ये चीज है, आपको समझना था। चलिए 35 नंबर, फोटोग्राफी में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ब्रोमाइड, हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr, है ना, AgBr अगर कभी मिले तो समझ लीजिएगा सिल्वर ब्रोमाइड ही है, ध्यान रखना यहाँ पर। चलिए 36वां प्रश्न, कैलाश, कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल किस जगह पर स्थित है? आप जानते हैं कैलाश का नाम सुना होगा, शंकर जी निवास करते थे ना कैलाश पर्वत पर। तो ये कैलाश है कहाँ में? क्या तिब्बत में है, क्या नेपाल में है, क्या अफगानिस्तान में, क्या भूटान में है? तो जान लीजिए, तिब्बत, जो चीन कब्जा किया हुआ है, यही तिब्बत में ही मानसरोवर कैलाश स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए
बुल और बियर संबंधित है, कृषि से, परिवहन से, शेयर मार्केट से, कि सिनेमा जगत से। बुल और बियर, है ना। कृषि मत समझ लीजिएगा कि बैल समझ लीजिएगा, सांड समझ लीजिएगा इसको, है ना, कि खेत जोतेगा उससे, नहीं। यह शेयर मार्केट से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाता है इसका। चलिए, गांधी जी का एक प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीर पराई जाने रे। कह रहा है इसके रचयिता कौन है, कौन इस भजन के रचयिता हैं, जो गांधी जी का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, है ना। तो ऑप्शन आपको 3 दिख रहा होगा, चौथा ऑप्शन उधर है। बाकी नरसिंह मेहता आप याद कर लीजिए कि नरसिंह मेहता इसके रचयिता है, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आइए 39वें नंबर प्रश्न पर आते हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है? भीमराव, गांधी जी, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय। तो ज्योतिबा ज्योतिबा फुले जो हैं वही हैं गुलामगिरी के लेखक। सिंधु सभ्यता के किस नगर से मंदिर के अवशेष मिले? बहुत ही बढ़िया सुनहरा प्रश्न, शानदार प्रश्न। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई? तो ये चीज जान लीजिए, सिंधु सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य ही नहीं मिला है ना। कभी अगर पूछे तो फंसना नहीं है, मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान। चलिए, अब आप जानते हैं कि जनगणना से भी प्रश्न आता है, तो जनगणना भी आपको कवर करना ही पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 2011 की जनगणना कह रहा है। तो भील जो है वह, देखिए कहीं कहीं आपको गौंड भी मिल जाएगा, है ना। बाकी इस क्वेश्चन को हमने लूसेंट से उठाया है, तो लूसेंट में आपको भील देखने को मिल रहा है, तो भील आप मानिए आंसर। बाकी जैसा भी हो, किसी को गौड़ लगे तो कमेंट करिएगा, देखा जाएगा फिर एनसीईआरटी में। जनसंख्या घनत्व के अनुसार राज्यों का घटते क्रम निम्न में से कौन है? कह रहा है कि कौन राज्य है जनसंख्या घनत्व में घटते क्रम, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम, और फिर उससे कम। तो आप जानिए रहे कि बिहार तो है ही, तो बिहार चारों में है ना। तो बिहार के बाद कौन होगा? बंगाल होगा कि उत्तर प्रदेश कि केरल? तो बिहार के बाद बंगाल होगा। तो अब ए तो होगा नहीं और डी तो होगा नहीं, यानी बी और सी में कोई होगा। तो पहला हो जाएगा बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, ठीक। अब आते हैं दूसरे नंबर पर बंगाल। बंगाल में 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, दो। अब तीसरे नंबर पर है केरला, है ना। उत्तर प्रदेश मत समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश चौथे पर है। केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं यूपी की बात करें तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि बिहार, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। कैसे याद करना है? बीबी के उत्तर। कैसे याद करना है? बीबी, बी से बिहार और बी से बंगाल, है ना। के से केरल और उत्तर से उत्तर प्रदेश। बीबी के उत्तर, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक। बस याद करने के लिए है, कोई अन्यथा न लेना भाई इसको। चलिए 43वें सवाल। लाल सेना का संगठन किसने किया था? विश्व इतिहास से है, विश्व इतिहास के भी प्रश्न आप देखे हैं, एग्जाम में आया है। तो गैरीवाल्डी, जोसेफ मेजनी, काउंट कावूर या गिवर्टी, है ना। तो लाल सेना जो है यह गैरीवाल्डी, कौन है? गैरीवाल्डी, ठीक, याद रखना है आपको। चलिए एक और प्रश्न है, अच्छा। मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? अरबी, फारसी, अफगानी की हिंदी? अब जान ही गए आपकी हिंदी तो नहीं होगा, अफगानी हो सकता है, फारसी हो सकता है, या अरबी हो सकता है। तो मुगलों की जो राजकीय भाषा है ना, वह है फारसी। क्या है? फारसी। चलिए, जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? बढ़िया प्रश्न है। जहांगीर का मकबरा का जो निर्माण है वो किसने कराया था? 4 ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहां पर, देखिए, औरंगजेब, नूरजहां, अकबर या स्वयं जहांगीर। तो जहांगीर का जो मकबरा है वह नूर जहां, किसने? नूर जहां ने करवाया था, यानी कि बी। नूर जहां का नाम मेहरुन्निसा आप लोग जानते हैं, अच्छा नाम है ना। चलिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यह जो नारा है यह किसने दिया था? 4 ऑप्शन मिलेगा, जयप्रकाश, श्यामलाल, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा का जो नारा है यह
श्यामलाल गुप्ता। कैसा? श्यामलाल गुप्ता, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब करंट अफेयर के 4 प्रश्न मिल जाएंगे आपको। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहां में रखी गई है ना? मोदी जी ने रखा है इसका आधारशिला। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या हैदराबाद? तो जी हाँ, नई दिल्ली में इन्होंने केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव रखी है, आधारशिला रखी है। अभी देखिए लेटेस्ट चल रहा है कुंभ, तो कुंभ से प्रश्न बनेगा आपको, कुंभ लिख लीजिए। 144 वर्ष बाद ये वाला कुंभ आया है ना? तो ध्यान देना है आपको। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में कौन सा मंच 11 भाषाओं में बहुभाषी पहुंच प्रदान करा रहा है? 11 भाषा में वो आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा है। कौन सा ऐप है ना, या कौन सा मतलब मंच है, ऐप या मंच जो भी कह लीजिए। 4 ऑप्शन है, डिजी लॉकर, उमंग ऐप, भाषणी या आरोग्य सेतु। तो भाषा है तो भाषणी ऐप है, याद कर लेना है आपको। अच्छा प्रश्न है, भाषणी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दरोगा के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का विषय क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का जो विषय है वह है विकसित भारत, यानी 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण का। अच्छा प्रश्न है ना? चले आगे, 50वां और आज का आखिरी सवाल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना के, ये जो गणतंत्र दिवस हुआ है 26 जनवरी 2025 में, 26 जनवरी 2025 में, तो कौन सी झांकी का हिस्सा नहीं था, है ना? तो जो हिस्सा नहीं था वह था आईएनएस विक्रांत। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, गणतंत्र दिवस से रिलेटेड है तो पूछ ही दे सकता है। तो ये याद कर लीजिएगा कि आईएनएस विक्रांत हिस्सा नहीं था इस बार। तो 50 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इनको आपने अच्छे से देखा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वीडियो देखेंगे उसके 2-4 घंटे बाद पीडीएफ सबका अपलोड कर दिया जाएगा। एक चीज़ मैं कह दूं कि पिछले वीडियो के कुछ अगर गलत प्रश्न हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो नंबर 7 में मैं वीडियो नंबर 5 और 6 दोनों प्रश्नों का जो भी आपको लगे कि कोई डाउट वाला है उसको कमेंट करिएगा, क्वेश्चन संख्या। तो वीडियो नंबर 7 में उसका जो है सॉल्यूशन या जो भी निष्कर्ष निकलेगा, गलत है कि सही है, वो डिटेल में चर्चा कर ली जाएगी। तो चलिए इजाज़त चाहते हैं, ऐसे ही देखते रहिए और तैयारी अपनी मजबूत करते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।